दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पर कुछ लोग पागल होकर अपने ही घर वालों को मारने लगते हैं और पुलिस ऑफिसर्स को कुछ भी समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर एक पुलिस ऑफिसर के सामने इन सारी चीजों से जुड़ी हुई एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन फिर उसकी बेटी के साथ भी वही सब कुछ होने लगता है। अब आखिर इस गाँव में लोग पागल होकर अपने ही घर वालों को क्यों मार रहे हैं और पुलिस ऑफिसर को ऐसा क्या मिला जिससे वो हैरान रह गया। चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक जापानी आदमी को देखते हैं जो कि एक तालाब के पास बैठकर मछली पकड़ रहा होता है। फिर अगले ही सीन में हम जोंगो नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो एक पुलिस ऑफिसर होता है। जोंगो रात के समय में अपने घर में सो रहा था, तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और उसे पता चलता है कि गाँव में किसी का मर्डर हो गया है। इसके बाद जोंगो हत्या होने वाली जगह पर जाता है जहाँ पर वो एक आदमी को देखता है जिसने अपनी वाइफ और अपने ही दोस्त को बेरहमी से मार दिया होता है और वो खुद भी बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है। उसके पूरे शरीर पर कुछ एलर्जी जैसे अजीब से निशान भी होते हैं। पुलिस उस आदमी को अपनी कस्टडी में ले लेती है। साथ ही पुलिस ऑफिसर्स को इस आदमी के घर में एक और लाश भी मिलती है जो कि एक आदमी की होती है। इसके बाद जोंगो और उसकी पूरी टीम उस मरे हुए आदमी के घर में जाती है जहाँ पर इन्हें एक कमरे में ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई कई सारी चीजें मिलती हैं और जोंगो को कुछ मशरूम के पौधे भी मिलते हैं। पुलिस को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उस आदमी को आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे उसके शरीर पर ऐसे निशान पड़ गए और उसने 2 लोगों को मार दिया। खैर अब अगले दिन हम एक शिकारी को देखते हैं जो कि जंगल में शिकार कर रहा होता है। तभी उस शिकारी का पैर फिसलता है और वो जंगल के नीचे की तरफ गिरने लगता है। उसका सर एक पत्थर से टकराता है और वो शिकारी वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो एक आदमी को अपने सामने देखता है जो कि एक डियर को मारकर खा रहा था और उसके शरीर पर एक लंगोट के अलावा कुछ भी नहीं होता। ये शिकारी उस आदमी को देखकर काफी डर जाता है और एक पत्थर के पीछे छुपता है। लेकिन तभी वो आदमी इस शिकारी को देख लेता है और इस शिकारी के पास आ जाता है। तभी सीन यहीं पर कट होता है और हमें पता चलता है कि असल में ये एक कहानी थी जो कि जोंगो का दोस्त उसे सुना रहा था। जोंगो ये कहानी सुनने के बाद कहता है कि ये सारी कहानियां झूठी होती हैं, पर जोंगो का दोस्त उससे कहता है कि गाँव में बहुत से लोग पहले तो पागल होते हैं और फिर किसी न किसी को मार देते हैं और ये सब कुछ तब से ही हो रहा है जब से वो जापानी आदमी हमारे गाँव में आया है। लेकिन जोंगो अपने दोस्त को बताता है कि ये सब उस वजह से नहीं हो रहा, बल्कि जिस आदमी को आज हमने देखा था जिसने पागल होकर अपनी वाइफ और अपने दोस्त को मार दिया, उसने असल में जहरीले मशरूम खाए थे और उसे खाने की वजह से ही वो पागल हो गया था और उसके शरीर पर वो इन्फेक्शन फैला था। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इनके स्टेशन की लाइट चली जाती है और इनके स्टेशन के बाहर एक औरत आती है जिसने कोई भी कपड़ा नहीं पहना था। जोंगो और उसका दोस्त उस औरत को देखकर काफी डरने लगते हैं। तभी वो दोनों हिम्मत करके स्टेशन से बाहर जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर इन्हें कोई भी नहीं मिलता। फिर अगले दिन जोंगो जब अपने घर में सो रहा होता है तो तभी उसे एक डरावना सा ड्रीम आता है जिससे जोंगो की नींद खुल जाती है। फिर जोंगो अपनी बेटी योजिन को लेकर बाहर घूमने के लिए जाता है। जोंगो योजिन को एक शॉप में ले जाता है और उसे कुछ सामान और एक हेयर क्लिप दिलाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जोंगो अपनी बेटी योजिन से काफी ज्यादा प्यार करता है। खैर अब जोंगो जब अपने काम पर आता है तो तभी उसे पता चलता है कि एक लेडी ने अपने घर में आग लगा दी है और सभी लोगों को जलाकर मार दिया है। जोंगो अपनी टीम के साथ तुरंत ही आग लगने वाली जगह पर जाता है। यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट घर में लगी आग को बुझाने में लगी होती है। इसी दौरान वो औरत जिसने घर में आग लगाई थी वो पागल होकर एक पुलिस ऑफिसर के हाथ पर काटने लगती है। जोंगो उस औरत को देखता है और वो औरत पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वो सब पर हमला कर रही होती है। तभी वो औरत जोंगो पर भी हमला कर देती है और उसके पैर पर काटने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर खड़े हुए दूसरे पुलिस ऑफिसर्स उस औरत को पकड़ लेते हैं और उसे भी अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। यहाँ जोंगो को कुछ भी समझ नहीं आता कि लोगों को आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिससे वो पागल होकर सबको मारने की कोशिश कर रहे हैं। जोंगो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे यहाँ पर वही जापानी आदमी दिखाई देता है जिसके बारे में उसका दोस्त बता रहा था। अब जोंगो वापस पुलिस स्टेशन आ जाता है। यहाँ उसकी बेटी योजिन उसके लिए नए कपड़े लेकर आती है। जोंगो अपनी बेटी से कपड़े लेता है और उसे वापस घर भेज देता है। तभी उसे याद आता है कि जिस औरत ने पागल होकर आज अपने घर में आग लगा दी वो औरत वही थी जो कि रात के समय इनके स्टेशन के बाहर आई थी और उसने कोई भी कपड़ा नहीं पहना था। ये लोग अब भी सोच रहे होते हैं कि आखिर उस औरत को ऐसा क्या हो गया जिससे वो ये सारी हरकतें करने लगी। और वहीं दूसरी तरफ वही औरत जो कि अभी पागल हो गई थी और जिसने अपने घर में आग लगा दी वो अब एक पेड़ से लटक कर लेती है। फिर कुछ समय बाद जोंगो को उन सब लोगों के बारे में पता चलता है जो कि घर में आग लगने की वजह से मर गए। जोंगो को अब पता चलता है कि उन सब की मौत जलने की वजह से नहीं बल्कि किसी ने उन्हें चाकू से मारा था और फिर घर में बंद करके जला दिया। जोंगो और पुलिस ऑफिसर अब भी ये नहीं समझ पाते कि इन सब लोगों को आखिर कौन मार रहा है और फिर पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि लोग पागल होकर एक दूसरे को मार रहे हैं। यहीं जोंगो अब अपने एक दोस्त के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है। यहाँ जोंगो का दोस्त उसे बताता है कि जिस औरत ने पागल होकर इतने लोगों को मार दिया और फिर खुद भी
कर लिया। उस औरत का कुछ समय पहले उसी जापानी आदमी ने रेप किया था, जो कि कुछ समय पहले हमारे गांव में रहने आया है। ये बात सुनकर जोंगो हैरान रह जाता है। इसके बाद जोंगो अपने दोस्त के साथ उसी जले हुए घर के पास जाता है। यहाँ जोंगो भी अब समझ जाता है कि लोग मशरूम की वजह से पागल नहीं हो रहे, बल्कि उनके पागल होने के पीछे कोई और ही वजह है। अब जोंगो अपने दोस्त को वापस पुलिस स्टेशन भेज देता है और सुसाइड करने वाली औरत के बारे में पता करने के लिए बोलता है और खुद जले हुए घर के पास आ जाता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि दूर बैठकर जोंगो के पत्थर मारने लगती है। जोंगो उस लड़की को पागल समझता है और कुछ भी नहीं करता और उसे घर जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी वो लड़की जोंगो के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे पता है वो सब लोग इस घर के अंदर कैसे मरे थे और उनको किसने मारा है। इतना बोलकर वो लड़की जले हुए घर के अंदर आ जाती है। जोंगो भी उसके पीछे जाता है। यहाँ वो लड़की उसे बताती है कि उन सब लोगों को इसी जगह पर मारा गया था और मैंने सब कुछ देखा था। वो लड़की जोंगो से कहती है कि वो जापानी आदमी जो कि यहाँ गांव में आया है वो एक घोस्ट है और वही सभी लोगों को मार रहा है। ये बात सुनकर जोंगो अपनी टीम को कॉल करता है और उनसे कहता है कि मुझे एक विटनेस मिल गई है जिसने किलर को देखा है, तुम लोग यहाँ पर आ जाओ। लेकिन अब तभी वो लड़की अचानक से यहाँ से गायब हो जाती है। जोंगो उसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की उसे दोबारा नहीं मिलती। अब तभी जोंगो को उसी जले हुए घर के पीछे वही जापानी आदमी दिखाई देता है जो कि किसी जानवर को मारकर खा रहा था और उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं होता। जोंगो उस जापानी आदमी को देखकर काफी डर जाता है और भागने लगता है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो भी गिर जाता है। वो जापानी आदमी जोंगो पर हमला करने लगता है। तभी जोंगो की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये सब उसका सपना था। लेकिन जोंगो को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। फिर जोंगो की वाइफ उसे बताती है कि हमारी बेटी योजिन की तबीयत खराब हो गई है। ये बात सुनकर जोंगो फौरन अपने बिस्तर से उठता है और अपनी बेटी के पास आ जाता है। यहाँ उसकी बेटी की हालत काफी खराब होती है। ये देखकर जोंगो काफी परेशान हो जाता है। फिर जोंगो वापस अपने काम पर जाता है और अपने दोस्त को बताता है कि मुझे कल रात को उसी जापानी आदमी का सपना आया था और वो जापानी आदमी एक जानवर को मारकर खा रहा था। जोंगो अब अपने दोस्त से उसी शिकारी का पता पूछता है जिसने सबसे पहले उस जापानी आदमी को एक डियर खाते हुए देखा था। इसके बाद जोंगो और उसका दोस्त दोनों उस शिकारी के पास जाते हैं और उससे सब कुछ पूछते हैं। वो शिकारी जोंगो को बताता है कि उस जापानी आदमी को जब मैंने जंगल में देखा था तो उसने मुझ पर हमला कर दिया था और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भागा था। शिकारी की बात सुनकर जोंगो और उसका दोस्त शिकारी के साथ उसी जंगल में जाते हैं जहाँ पर उसने पहली बार उस जापानी आदमी को डियर खाते हुए देखा था। यहाँ पर इन तीनों को वही डियर भी मिलता है जिसे वो जापानी खा रहा था। जोंगो उसे देखकर समझ जाता है कि शिकारी झूठ नहीं बोल रहा। अब तभी अचानक से जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है और शिकारी ये देखकर डर जाता है। वो अपने घर जाने लगता है। जोंगो उसे रोकने के लिए पकड़ता है पर तभी उस शिकारी का पैर फिसलता है और वो फिर से गिर जाता है और इसके बाद उस शिकारी के ऊपर बिजली भी गिरती है। ये देखकर जोंगो और उसका दोस्त उस शिकारी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आते हैं। यहाँ उस शिकारी की जान तो बच जाती है लेकिन जोंगो इसी हॉस्पिटल में उसी आदमी को भी देखता है जिसने सबसे पहले पागल होकर अपनी वाइफ और अपने दोस्त को मार दिया था और उसके पूरे शरीर पर वही अजीब से निशान फैले होते हैं। जोंगो ये सब देख ही रहा होता है कि तभी उस आदमी की तबीयत खराब होने लगती है और उसके मुंह से खून आने लगता है और देखते ही देखते उस आदमी की डेथ हो जाती है। जोंगो ये सब देखकर काफी घबरा जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि लोग इस तरह से क्यों मर रहे हैं। यही जोंगो का दोस्त जोंगो से कल दोबारा से जंगल में जाकर उसी जापानी को ढूंढने के लिए कहता है ताकि इन्हें पता चल सके कि उस जापानी के गांव में आने से ही ऐसा क्यों हो रहा है। फिर इसके बाद रात के समय में जोंगो की बेटी को एक डरावना सपना आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जोंगो अपनी बेटी की आवाज सुनकर तुरंत ही उसके पास आता है। यहाँ उसकी बेटी उससे कहती है कि डैड कोई आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। योजिन काफी ज्यादा डरी होती है। जोंगो को लगता है कि उसने कोई डरावना सपना देखा होगा, इसीलिए जोंगो किसी तरह अपनी बेटी को शांत करा देता है और वापस सुला देता है। लेकिन अगली सुबह जब जोंगो सोकर उठता है तो वो देखता है कि योजिन अजीब ढंग से कई सारी मछलियां खा रही है। ये देखकर जोंगो परेशान हो जाता है। तभी जोंगो की माँ उसे एक तरफ ले जाती हैं और कहती हैं कि मुझे लगता है कि योजिन पर किसी बुरी आत्मा का साया है, इसी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही है। जोंगो की माँ जोंगो से कहती हैं कि मैं कल एक तांत्रिक को यहाँ बुलाऊंगी, वो हमारी बेटी को ठीक कर देगा। जोंगो उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और फिर अपने दोस्त के पास आ जाता है ताकि ये दोनों मिलकर उस जापानी आदमी का पता लगा सकें। यही जोंगो का दोस्त अपने साथ अपने भतीजे को भी लाया होता है जो कि एक प्रीस्ट बनने की ट्रेनिंग ले रहा होता है और वो थोड़ी बहुत जापानी भी जानता था, इसीलिए ये लोग उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं ताकि ये प्रीस्ट इन दोनों को उस जापानी आदमी की भाषा समझा सके और बता सके कि वो क्या कह रहा है। इसके बाद ये तीनों उसी जापानी को ढूंढने के लिए दोबारा से उसी जंगल में जाते हैं। यहाँ अब जोंगो को उस जापानी आदमी का घर मिल जाता है जो कि जंगल के काफी अंदर होता है। जोंगो और उसके दोनों साथी उस घर के अंदर जाते हैं लेकिन इन्हें घर के अंदर कोई भी नहीं मिलता। ये लोग घर की तलाशी लेने लगते हैं। तभी जोंगो का दोस्त घर में बने एक कमरे में जाता है।
यहाँ पर उसे उन सभी इंसानों की फोटो मिलती है जो कि पागल हो गए थे और अपने ही लोगों को मार दिया था। साथ ही जोंगो के दोस्त को यहाँ पर उन सभी लोगों का कुछ न कुछ सामान भी मिलता है जो कि मरे थे और किलर थे। दूसरी तरफ जोंगो को भी इस घर में कई सारा ब्लैक मैजिक का सामान मिलता है और कुछ जानवरों के कटे हुए सर भी दिखाई देते हैं। जोंगो ये सब देखकर हैरान रह जाता है कि तभी उसी प्रीस्ट के चिल्लाने की आवाज आती है और उसके पैर पर जापानी आदमी का कुत्ता काट रहा होता है। जोंगो तुरंत ही उस लड़के के पास जाता है और उसे कुत्ते से बचाने लगता है। तभी उस डॉग के गले में बंधी हुई रस्सी खुल जाती है और वो डॉग जोंगो पर भी हमला करने लगता है। जोंगो किसी तरह उस डॉग से बचकर अपने दोस्त के पास आता है और उस डॉग को यहाँ से भगा देता है। लेकिन अब यहाँ पर वही जापानी आदमी भी आ जाता है। यही जोंगो के दोस्त को उन्हीं सारे सामान में जोंगो की बेटी का जूता भी दिखाई देता है। इससे जोंगो का दोस्त समझ जाता है कि अब जोंगो की बेटी के साथ भी वही होगा जो कि उस पागल औरत और उस सबसे पहले आदमी के साथ हुआ था। ये सब देखकर जोंगो का दोस्त कुछ भी नहीं कर पाता और वहीं पर फ्रीज हो जाता है। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था कि तभी यहाँ पर जापानी आदमी आता है और इन सभी को अजीब तरह से देखने लगता है क्योंकि ये लोग बिना परमिशन के ही उसके घर में आ गए थे और उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ भी कर दी थी। जोंगो भी अब उस जापानी आदमी से कुछ भी नहीं बोल पाता और फिर ये तीनों उससे माफी मांगकर यहाँ से चले जाते हैं। तभी रास्ते में जोंगो का दोस्त उसे बताता है कि मुझे लगता है कि ये जापानी आदमी ही असली किलर है क्योंकि इसके पास उन सभी लोगों की फोटो थी जिन्होंने पागल होकर दूसरे लोगों को मार दिया। जोंगो का दोस्त जोंगो को उसकी बेटी का वही शूज भी दिखाता है और उसके ऊपर जोंगो की बेटी का नाम लिखा था। जोंगो का दोस्त उससे कहता है कि अब मुझे लगता है तुम्हारी बेटी भी अब पागल हो जाएगी। जोंगो ये बात सुनकर तुरंत ही उस शूज को लेकर अपनी बेटी के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या ये जूता तुम्हारा है, पर योजिन मना कर देती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता ये जूता किसका है। लेकिन जोंगो कहता है कि इस पर तुम्हारा नाम लिखा है, मतलब कि ये तुम्हारा ही है। जोंगो अब अपनी बेटी से पूछता है कि क्या तुम उस जापानी आदमी को जानती हो, क्या तुम उससे मिली हो। इस पर जोंगो की बेटी उससे कहती है कि हाँ, मैं उस आदमी को जानती हूँ और हम लोग 1-2 बार मिले भी हैं। जोंगो अब और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपनी बेटी से पूछता है कि क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया। लेकिन अब जोंगो की बेटी योजिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने ही डैड पर अजीब तरह से चिल्लाने लगती है और गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। जोंगो अपनी बेटी की ऐसी हरकतें देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर जोंगो रात में अपनी बेटी के सो जाने के बाद उसके रूम में जाता है और सारी चीजों को चेक करने लगता है। उसे अपनी बेटी की नोटबुक में कुछ अजीब से चित्र मिलते हैं। साथ ही उसे अपनी बेटी के शरीर पर वैसे ही एलर्जी के निशान मिलते हैं जैसे कि सब पागल हुए लोगों के शरीर पर थे। जोंगो ये सब देख ही रहा होता है कि तभी उसकी बेटी नींद से जाग जाती है और जोंगो से कहती है कि आधी रात में तुम अपनी बेटी की स्कर्ट उठाकर क्या कर रहे हो। योजिन अब जोंगो से बदतमीजी से बात करने लगती है और उसे काफी गालियां भी बकती है। जोंगो की वाइफ अपनी बेटी को चुप कराने की कोशिश कर रही होती है लेकिन तभी योजिन कहती है कि मैं तुम सबको मार दूंगी और अब तुम सब मरने वाले हो। अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर जोंगो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर जोंगो की माँ उसे बताती है कि मैं जिस तांत्रिक से मिली थी उन्होंने कहा है कि हमारे घर के अंदर एक आत्मा है जो कि हमारी बेटी योजिन के अंदर आ गई है। जोंगो अब भी उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता और फिर उसी प्रीस्ट के साथ दोबारा से जापानी आदमी के घर में आ जाता है। यहाँ पर वो अपनी बेटी के लिए काफी परेशान था। जोंगो को लग रहा होता है कि जापानी आदमी ने उसकी बेटी पर किसी तरह का ब्लैक मैजिक कर दिया है, इसीलिए अब जोंगो उसी कमरे में जाता है जहाँ उसके दोस्त को उसकी बेटी योजिन का जूता मिला था। लेकिन जोंगो को अब यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। जोंगो उसी जापानी आदमी से उन फोटो के बारे में पूछता है। प्रीस्ट उसके लिए सारी बातें ट्रांसलेट कर रहा होता है। वो जापानी आदमी जोंगो से कहता है कि मैंने वो सारा सामान और वो फोटो जला दिए हैं। जोंगो उस जापानी आदमी के किचन में जाता है जहाँ पर उसे सभी सामान और फोटो की राख मिलती है। जोंगो ये सब देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और उस जापानी आदमी के घर का कई सारा सामान तोड़ने लगता है। लेकिन तभी जापानी आदमी का कुत्ता जोंगो पर हमला कर देता है मगर जोंगो गुस्से में उसे भी जान से मार देता है। इसके बाद जोंगो उस आदमी को धमकी देता है और कहता है कि अगर तू मेरे गाँव को छोड़कर नहीं गया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और ये बोलकर वो जापानी आदमी के घर से वापस आ जाता है। इस तरफ जोंगो की बेटी योजिन के शरीर पर एलर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता कि योजिन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये बात जब जोंगो को पता चलती है तो वो अपनी बेटी के लिए और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर अगले दिन जब जोंगो की वाइफ सोकर उठती है तो तब इनके घर के बाहर किसी ने एक जानवर को मारकर लटका दिया होता है। ये देखकर जोंगो की वाइफ काफी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। जोंगो उसके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन उसका पूरा शरीर जाम हो चुका था और वो हिल भी नहीं पाता। फिर कुछ समय बाद जोंगो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी ऐसी हालत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से हुई होगी। डॉक्टर जोंगो को हॉस्पिटल में आराम करने के लिए बोलते हैं लेकिन जोंगो अपनी बेटी योजिन के लिए काफी ज्यादा परेशान होता है, इसीलिए वो घर वापस आ जाता है। लेकिन घर आकर जोंगो देखता है कि योजिन ने अपने ही पड़ोसी के चाकू मार दिया है। जोंगो योजिन की ऐसी हरकत से अब और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर जोंगो की माँ जोंगो से कहती है कि अब तो हमें तांत्रिक को यहाँ बुलाना ही चाहिए। जोंगो भी राजी हो जाता है। इसके बाद एक तांत्रिक इनके घर में आता है और पूरे घर को देखने लगता है। वो तांत्रिक घर में रखे एक मटके को तोड़ता है और उसके अंदर से एक मरा हुआ क्रो निकलता है।
अब तांत्रिक योजिन के अंदर से आत्मा निकालने के लिए किसी तरह का एक रिचुअल करने लगता है। तांत्रिक के ऐसा करने से योजिन की काफी ज्यादा तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो तांत्रिक जोंगो को बताता है कि तुम्हारी बेटी का यह हाल उसी जापानी आदमी की वजह से हुआ है और वो जापानी आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक घोस्ट है। साथ ही ये तांत्रिक जोंगो को बताता है कि अगर हमने उस जापानी आदमी को नहीं रोका तो वो एक एक करके सभी गांव वालों को मार देगा। तांत्रिक जोंगो से बोलता है कि मैं उसे अपनी तंत्र विद्या से कल खत्म कर दूंगा, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जोंगो ये सारी बातें सुनने के बाद तांत्रिक से बोलता है कि मैंने उस जापानी आदमी को देखा है और वो बिल्कुल एक जिंदा इंसान लगता है, तो वो एक घोस्ट कैसे हो सकता है। इस पर तांत्रिक जोंगो को बताता है कि वो जापानी आदमी बहुत पहले ही मर चुका था और अब बस वो एक इंसानी घोस्ट है। इस तरफ वो जापानी आदमी एक जंगल में जाता है जहाँ पर उसे एक ट्रक के अंदर एक मरे हुए आदमी की डेड बॉडी दिखाई देती है जो कि पूरी तरह से सड़ चुकी थी। वो जापानी आदमी इस डेड बॉडी के साथ कुछ करने लगता है। फिर अगले दिन वही तांत्रिक जोंगो के घर में एक रिचुअल करने की तैयारी करता है ताकि वो जापानी आदमी खत्म हो जाए। इस तरफ वो जापानी आदमी भी उसी मरे हुए आदमी की फोटो को सामने रखता है और ब्लैक मैजिक करने लगता है और ब्लैक मैजिक से ट्रक में मरा पड़ा हुआ वो इंसान वापस जिंदा हो जाता है। यही वो तांत्रिक भी अपने रिचुअल से जापानी आदमी को मारने लगता है। लेकिन इसी दौरान योजिन की भी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और ये देखकर अब जोंगो अपनी बेटी के लिए उस तांत्रिक के रिचुअल को बीच में ही रुकवा देता है और सभी तांत्रिक को यहाँ से भगा देता है। इसी दौरान वो जापानी आदमी भी मरने से बच जाता है। यहाँ पर हम उसी अननोन लड़की को भी देखते हैं जिसने जोंगो को जापानी आदमी के बारे में बताया था और ये अननोन लड़की जापानी आदमी के घर के पास खड़ी होती है। वहीं दूसरी तरफ जोंगो अब तांत्रिक वांत्रिक को छोड़कर योजिन को लेकर हॉस्पिटल आता है और योजिन की खराब हालत देखकर उसे काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है। फिर जोंगो उसी प्रीस्ट लड़के और अपने कुछ दोस्तों के साथ उस जापानी आदमी के घर जाने लगता है ताकि वो उसे मार दे और सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन यहीं दूसरी तरफ जापानी आदमी भी उसी मरे हुए आदमी के ट्रक के पास जाता है जिसे उसने जिंदा किया था और वो आदमी अब ट्रक में नहीं होता। इधर जोंगो अपने दोस्तों के साथ जापानी आदमी के घर में आ जाता है लेकिन उसे यहाँ पर वो आदमी नहीं मिलता। यहीं जोंगो को जापानी आदमी के घर में वही सारा सामान मिलता है जिससे कल रात को उसने ब्लैक मैजिक किया था। जोंगो और उसके सारे दोस्त घर की तलाशी ले ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर वही इंसान आ जाता है जिसे जापानी आदमी ने ब्लैक मैजिक करके जिंदा किया था और सभी लोग उसे देखकर डरने लगते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी वही प्रीस्ट लड़का उन्हें ऐसा करने से रोकता है लेकिन वो मरा हुआ आदमी उसी लड़के पर हमला कर देता है और उसके गले पर काटने लगता है। ये देखकर जोंगो उस मरे हुए आदमी के सर पर एक बहुत बड़ा पत्थर मारता है लेकिन उससे उस मरे हुए आदमी पर कोई भी असर नहीं होता और वो जोंगो पर भी हमला करने लगता है। तभी जोंगो का एक दोस्त उसके सर पर एक फावड़ा मारता है लेकिन उससे भी उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जोंगो पर ही हमला करने लगता है। इसी दौरान वो जापानी आदमी भी यहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर वो मरा हुआ आदमी जमीन पर गिरता है और दोबारा से मर जाता है। तभी जोंगो की नजर उसी जापानी पर पड़ती है और वो अपने दोस्तों के साथ उसे पकड़ने भागने लगता है। वो जापानी आदमी जंगल के अंदर भागता है लेकिन तभी भागते भागते उसके सामने एक खाई आ जाती है और आगे जाने का रास्ता खत्म हो जाता है। लेकिन फिर वो जापानी आदमी खाई में ही लटक जाता है और जोंगो और उसके दोस्तों का वहां से जाने का वेट करने लगता है। यहाँ जोंगो और उसके दोस्त जापानी आदमी को छुपा हुआ नहीं देख पाते और फिर वहीं पर बैठ जाते हैं। तभी जापानी आदमी का हाथ चट्टान से फिसलता है और वो खाई में गिर जाता है। इससे उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। यहीं जोंगो अपनी बेटी की खराब हालत सोचकर काफी रो रहा होता है। जोंगो के दोस्त किसी तरह जोंगो को शांत कराते हैं और फिर घर वापस आने लगते हैं। इस तरफ जापानी आदमी के सामने वही अननोन लड़की आ जाती है जो कि अब तक उसका पीछा कर रही थी। जापानी आदमी उस लड़की को देखता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। इधर जोंगो अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी उसके ट्रक के सामने कोई इंसान आता है और जोंगो का ट्रक उस इंसान से टकरा जाता है। जोंगो और उसके दोस्त ट्रक से उतरकर उस इंसान को देखते हैं तो वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वही जापानी आदमी होता है। जोंगो और उसके दोस्तों को लगता है कि ये जापानी आदमी अब मर चुका है, इसीलिए ये लोग उस आदमी को रोड के साइड में डालकर वापस अपने घर जाने लगते हैं। लेकिन यही वो लड़की जोंगो और उसके दोस्तों को ऐसा करते हुए देख रही होती है। जोंगो अब अपनी बेटी योजिन के पास आता है और उसकी बेटी अब ठीक दिखाई देती है। जोंगो योजिन को ठीक देखकर काफी खुश होता है। लेकिन दूसरी तरफ उसी तांत्रिक को अपनी तंत्र विद्या से कुछ पता चलता है और वो तांत्रिक जोंगो को वो सब बताने के लिए उसके घर आने लगता है। इस तरफ जोंगो का वो दोस्त जो कि उसके साथ काम करता था वो भी अब पागल हो जाता है और किसी का मर्डर कर देता है। वही तांत्रिक जोंगो के घर के बाहर पहुंचता है लेकिन तभी यहाँ पर उसके सामने वही अननोन लड़की आ जाती है और वो लड़की उस तांत्रिक की तरफ देखती है और उस तांत्रिक की नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। वो लड़की तांत्रिक को जोंगो के घर के अंदर जाने से रोक लेती है और यहाँ से भगा देती है। ये सब देखकर हमें पता चलता है कि इस लड़की के अंदर भी किसी तरह की कोई काली शक्ति है।
ये तांत्रिक अब डरकर तुरंत ही अपने घर आता है और अपने जरूरी सामान को लेकर कहीं जाने लगता है। तांत्रिक जोंगो को कई सारी कॉल्स भी करता है। फिर कुछ समय बाद जब जोंगो अपने फोन में तांत्रिक की इतनी सारी मिस कॉल्स देखता है तो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे वो तांत्रिक नहीं मिलता। इस तरफ वही तांत्रिक अपने सारे सामान को लेकर कहीं जा रहा होता है और तभी उसके कार के शीशों पर कुछ टकराने लगता है, जो देखकर तांत्रिक अपनी कार से बाहर निकलता है, लेकिन उसे बाहर कोई भी नहीं दिखता। तांत्रिक अब समझ जाता है कि कोई काली शक्ति ही उसे गांव से बाहर जाने से रोक रही है। इसके बाद वो तांत्रिक जोंगो को दोबारा से कॉल करता है और फिर जोंगो से जल्दी से उसकी बेटी योजिन के पास जाने के लिए बोलता है। इस पर जोंगो तांत्रिक से पूछता है कि आखिर क्या हुआ जो तुम मुझे तुरंत ही योजिन के पास जाने के लिए कह रहे हो। तांत्रिक जोंगो को बताता है कि वो जापानी आदमी असली घोस्ट नहीं था, बल्कि असली घोस्ट एक लड़की है। तांत्रिक जोंगो को बताता है कि वो जापानी आदमी तो बस मेरी ही तरह एक तांत्रिक था और वो भी उसी लड़की को रोकने की कोशिश कर रहा था। तांत्रिक की ये सारी बातें सुनकर जोंगो समझ जाता है कि तांत्रिक जिस लड़की के बारे में बात कर रहा है जरूर वो वही अननोन लड़की है जिसे मैंने जले हुए घर के पास देखा था। ये जानकर जोंगो तुरंत ही अपने घर जाने लगता है। इधर वही तांत्रिक भी जोंगो के घर की तरफ आ रहा होता है। वहीं वो प्रीस्ट लड़का भी अपने अंकल की पागल होने की वजह जानने के लिए दोबारा से उसी जापानी आदमी के घर में जाने लगता है। वहीं जोंगो जब अपने घर में पहुंचता है तो देखता है कि योजिन अपने कमरे में नहीं है। इसके बाद जोंगो पूरे गाँव में योजिन को ढूंढने लगता है। तभी उसे वही लड़की मिल जाती है जिसे तांत्रिक घोस्ट बता रहा था। जोंगो उस लड़की से पूछता है कि योजिन कहाँ है। तभी वो लड़की जोंगो को बताती है कि वो जापानी आदमी अभी भी जिंदा है। ये बात सुनकर जोंगो को अब गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की पर चिल्लाने लगता है। तभी वो लड़की जोंगो को बताती है कि योजिन अब घर वापस लौट आई है, लेकिन अगर तुम अभी अपने घर में गए तो तुम सभी लोग मारे जाओगे। उस लड़की की ये बात सुनकर जोंगो उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। इस पर वो लड़की जोंगो को बताती है कि वो जापानी आदमी अभी भी मरा नहीं है और उसकी शैतानी ताकत अभी तुम्हारे घर में आने वाली है। ये लड़की कहती है कि मैंने उस जापानी आदमी को रोकने का इंतजाम कर रखा है, लेकिन अगर अभी तुम अपने घर में गए तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इस तरफ वही प्रीस्ट लड़का जापानी आदमी के घर में जाता है। यहाँ पर उसे एक गुफा मिलती है। ये प्रीस्ट उसके अंदर जाने लगता है और देखता है कि वो जापानी आदमी अभी भी जिंदा है और किसी तरह का कोई रिचुअल कर रहा है। इस तरफ योजिन भी अब अपने घर में आ जाती है और बहुत अजीब तरह से खाना खाने लगती है, जिस सबसे पता चलता है कि योजिन अभी भी ठीक नहीं हुई है। वहीं तांत्रिक जोंगो को कॉल करता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो। इस पर जोंगो उसे बोलता है कि मैं उसी लड़की के सामने खड़ा हूँ जिसे तुम घोस्ट बता रहे थे। ये सुनकर तांत्रिक कहता है कि उस लड़की की बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत करना, तुम बस अपनी बेटी के पास जाओ। लेकिन ये लड़की जोंगो से कहती है कि ये तांत्रिक भी उसी जापानी आदमी के साथ मिला हुआ है और तुम इसकी बात पर यकीन मत करो। जोंगो अब बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि वो किसकी बात को सच माने और किसकी बात को झूठ माने। जोंगो अब उस लड़की से पूछता है कि वो डेमन मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर ये लड़की जोंगो को बताती है कि तुमने किसी को शक के आधार पर मारने की कोशिश की थी, इसीलिए अब वो डेमन तुम्हारे पीछे पड़ गया है और अब वो तुम्हारे परिवार को खत्म करना चाहता है। जोंगो से अब ज्यादा इंतजार नहीं होता और वो अपने घर के अंदर चला जाता है। इस तरफ वही प्रीस्ट लड़का जापानी आदमी के सामने जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे अपना असली रूप दिखाओ, तुम कौन हो। प्रीस्ट उससे कहता है कि जब तक तुम मुझे अपना असली रूप नहीं दिखाओगे तो तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये सुनकर जापानी आदमी कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आ तो सकते हो, लेकिन जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। यह सुनकर वो लड़का डर जाता है। इधर जोंगो जब अपने घर में पहुंचता है तो उसे चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है और उसकी वाइफ और उसकी माँ की डेड बॉडी मिलती है जिन्हें योजिन ने मार दिया होता है। जोंगो ये सब देखकर काफी रोता है। तभी वो योजिन को देखता है जिसके हाथ में चाकू होता है और अब वो पूरी तरह से डेमन के वश में आ चुकी थी। लेकिन आखिर असली डेमन कौन है? क्या वो लड़की एक घोस्ट है या फिर वो तांत्रिक कोई डेमन है? तो इस बात का पता अब हमें चलता है और हम देखते हैं कि वही तांत्रिक अब जोंगो के घर में पहुंचता है और वो योजिन को घर के बाहर बैठा हुआ देखता है और कुछ भी नहीं करता। ये तांत्रिक जोंगो को ढूंढने के लिए घर के अंदर जाता है और सभी मरे हुए लोगों की फोटो लेने लगता है। फिर ये तांत्रिक फोटो को लेकर घर से बाहर आता है और अपनी कार से एक बॉक्स निकालता है जिसके अंदर उन सभी मरे हुए लोगों की फोटो होती हैं जिन्हें डेमन ने पोजेस्ट करके मारा था। और ये सब देखकर हमें पता चलता है कि ये तांत्रिक असल में उसी जापानी आदमी से मिला हुआ है और उस अननोन लड़की ने जोंगो को जो कुछ भी बताया था वो सब कुछ सच था। यही हम उसी जापानी आदमी को भी देखते हैं जो कि अब प्रीस्ट को अपना असली रूप दिखाता है और उसके नाखून काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं और उसके सर में 2 सींग भी निकल आती हैं और हमें पता चलता है कि जापानी आदमी असल में एक डेमन था जो कि शुरू से ही ये सब कुछ कर रहा था और यही इस मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट होता है। खैर यहीं पर उस अननोन लड़की की भी अब मरने की हालत हो जाती है और जोंगो भी अपनी वाइफ और अपनी माँ की मौत से काफी ज्यादा टूट जाता है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मूवी का नाम जानना है तो आप पिन कमेंट को देख सकते हैं। खैर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।